हे गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मेरा नाम है प्रशांत धवन। जुलाई महीने की कुरुक्षेत्र मैगजीन का एनालिसिस करते हैं। थीम है इस मंथ की कुरुक्षेत्र का रूरल हेल्थ। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे हम डिस्कशन करेंगे। यू डोंट वांट टू मिस दिस अगर आप यूपीएससी 2018 की प्रेपरेशन प्रॉपरली कर रहे हैं। लेट्स बिगिन। स्टडी आईक्यू के पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज वेरियस कंपैरेटिव एग्जाम्स के लिए अवेलेबल हैं, जैसे कि एसएससी सीजीएल, बैंक पीओ क्लर्क, क्लैट, केवीएस। हमारा हॉटेस्ट सेलिंग एसएससी सीजीएल 2017 पेन ड्राइव कोर्स आपको वेरियस एग्जाम्स की प्रेपरेशन में हेल्प करेगा। और अब रिसेंटली हमने यूपीएससी पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्स भी लॉन्च किया है। ये कोर्स बनाया है भूमिका सैनी मैम ने, जिनकी 2016 यूपीएससी एग्जाम में 664 रैंक आई है। डॉक्टर गौरव गर्ग एंड डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ ने। पेन ड्राइव या टैबलेट कोर्स बाय करने के लिए आप विजिट कर सकते हैं studiiq.com या कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 9580048004। पहला आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, काफ़ी आपको फैसिनेटिंग चीज़ें बताऊंगा मैं यहाँ पर। देखो टाइटल देखो इसका, टुवर्ड्स ए हेल्थियर इंडिया इम्यूनाइजिंग एवरी चाइल्ड। तो पूरा आर्टिकल इम्यूनाइजेशन पर बेस्ड है। जेपी नड्डा साहब ने आर्टिकल लिखा है, हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है। मेक श्योर यू रिमेंबर दैट। अब ध्यान से सुनना, व्हाट इज इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन होता क्या है। अब मान लो एक व्यक्ति है, हम उस व्यक्ति को किसी बीमारी से बचाना चाहते हैं, ठीक है। ये इम्यूनाइजेशन वैसे बेसिक जो कॉन्सेप्ट है इसका वो ये है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कि बाद में एक व्यक्ति को बीमारी हो, उसका आप इलाज करो, उससे अच्छा है कि पहले ही ऐसा इंतज़ाम कर दो कि उसको बीमारी ही ना हो। तो मान लो एक ऐसा कोई बीमारी आजकल चल रही है, ठीक है, हम उस व्यक्ति को उससे बचाना चाहते हैं। मान लो बच्चा ही है और हम इसको पोलियो से बचाना चाहते हैं। तो पोलियो से बचाने के लिए हम क्या करेंगे, एक पोलियो से लड़ने की जो वैक्सीन होती है वो हम इसकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देंगे, ओरली या एक इंजेक्शन के थ्रू हम इसके अंदर डाल देंगे। उससे क्या होगा, क्या वो वैक्सीन उसको पोलियो के वायरस से बचाएगी? नहीं। वैक्सीन क्या करेगी, उस व्यक्ति का जो इम्यून सिस्टम है उसको स्टिम्युलेट करेगी, उसको रेडी कर देगी कि कल को कोई भी अगर उस पर अटैक आता है तो उसका इम्यून सिस्टम उसको बचा पाए। काम सारा इम्यून सिस्टम करेगा, मगर वैक्सीन ने उसको प्रिपेयर कर दिया। ये बेसिक सरल शब्दों में फंडा है इम्यूनाइजेशन का। तो देखो यहाँ पे ये मैंने जो नोट्स तैयार किए हैं बिल्कुल मैगजीन से हैं, आपके लिए पढ़ देता हूँ और आपको समझाऊंगा। आगे आपको बहुत कुछ समझाऊंगा, पोलियो की हिस्ट्री के बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। इम्यूनाइजेशन और इम्यूनाइजेशन स्पेलिंग एक ही है। इज द प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल्स इम्यून सिस्टम बिकम्स फोर्टिफाइड। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, उसके इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन कर रहे हैं ताकि वो किसी भी तरीके की बीमारी से पहले ही लड़ ले, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आगे सुनो, इम्यूनाइजेशन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशंस। तो बिल्कुल आप अगर कोई बीमारी को एक व्यक्ति पर हावी होने से ही रोक देते हो तो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। वैक्सीन बहुत सस्ती होती है, ज़्यादातर तो सरकार इनको सब्सिडाइज कर देती है या WHO सब्सिडाइज कर देती है, या ज़्यादातर जो बहुत ही अच्छी वैक्सीन होती हैं उनका पेटेंट ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल पोलियो की जो वैक्सीन है उसका पेटेंट नहीं है। तो आपको बताऊंगा उसके पीछे कहानी क्या है, बहुत सुंदर कहानी है। तो इसकी वजह से क्या है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है, ज़्यादा खर्चा नहीं होता, ठीक है। अब एक बंदे को पोलियो हो जाए, उसका आप क्योर करना स्टार्ट कर दो, दैट विल कॉस्ट अ लॉट। फिर आगे लिखा हुआ है, लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर रिडक्शन ऑफ मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी रेट्स कॉज्ड बाय वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस। आगे देखो ये लिखा हुआ है कि जो स्मॉल पॉक्स की इरेडिकेशन करी है, स्मॉल पॉक्स को हटाया गया है ग्लोबली। स्मॉल पॉक्स एक बहुत ही घातक बीमारी थी बहुत ही लंबे समय तक, अब ये इरेडिकेट हो चुकी है। पहले इसका कोई इलाज था ही नहीं, मगर अब हमने क्या कर लिया है कि उस बीमारी को लोगों पर हावी होने से ही रोक दिया है थ्रू वैक्सीन। और आगे लिखा है कि पोलियो का एलिमिनेशन, यॉन्स का, टेटनस का हमारे देश से जो सफाया हो पाया है वो वैक्सीनेशन की शक्ति से ही हुआ है। अब यहाँ पर आपको पोलियो का एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है, एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछते हैं। अब देखो मैं आपको कुछ पोलियो से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊँगा, जिससे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो है यूपीएससी का, उसमें एक क्वेश्चन या एक स्टेटमेंट बन के आपसे कुछ पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर ये थोड़ा बहुत आपको पढ़ना पड़ेगा मेरे साथ। उसके बाद पोलियो की वैक्सीन की इन्वेंशन कैसे हुई थी उसकी बहुत ही एक खूबसूरत और इंटरेस्टिंग कहानी है, वो आपको बताऊंगा। अब देखो पहले तो यहाँ पे मैगजीन में लिखा हुआ है कि आज जो हमें पोलियो फ्री और MNTE फ्री, ये बताऊंगा क्या होता है, हिंदुस्तान देख पा रहे हैं वो वैक्सीनेशन की वजह से ही हो पा रहा है, ठीक है। तो पोलियो के बारे में थोड़ा बहुत जान लो यहाँ पर। क्या पोलियो एक बैक्टीरिया की वजह से होता है? नहीं, इट इज़ कॉज्ड बाय ए वायरस, याद रख लेना, ठीक है। आम भाषा में वैसे इसको पोलियो वायरस कहते हैं, मगर इसको जो प्रॉपर तरीका है कहने का, देखो पोलियो पोलियो हम लोग करते रहते हैं वैसे, मगर जो प्रॉपर साइंटिफिक नेम है इसका वो है पोलियो माइलेटिस, ठीक है।
पोलियोमाइलाइटिस इज कॉज्ड बाय इन्फेक्शन विद ए मेंबर ऑफ द जीनस एंट्रोवायरस, ठीक है, ये याद रखना। इसको हम वैसे पोलियो वायरस कहते हैं, कॉमनली नोन इसका नाम यही है पोलियो वायरस, मगर इसको एंट्रोवायरस सही इसका तरीका है इसको बोलने का, ठीक है, ये याद रखना, आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। फिर दो टाइप के वायरस होते हैं, तो डीएनए वायरस होता है, आरएनए वायरस होता है। तो पोलियो क्या है? पोलियो एक आरएनए वायरस है। आगे चलते हैं, पोलियो कॉज क्या करता है ये भी पूछ सकते हैं। ये नहीं पूछेंगे कि क्या पोलियो से लोग चलना बंद कर देते हैं, लंगड़ा के चलते हैं, ऐसे नहीं पूछेंगे। वो पूछेंगे डज पोलियो कॉज फ्लैसिड पैरालिसिस, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा जी हाँ, पोलियो फ्लैसिड पैरालिसिस कॉज करता है, नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है और धीरे धीरे जो अंग है हमारी उनकी मूवमेंट पे ये असर डालता है, ठीक है। क्या पोलियो का कोई क्योर है? कोई एक बार एक बंदे को पोलियो हो गया? नहीं। यहीं पे मैं आपको कह रहा हूँ कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, इसलिए वैक्सीन्स, इम्यूनाइजेशन इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सिर्फ वैक्सीन से इससे बचा जा सकता है, इसके अलावा कोई इसका क्योर अवेलेबल नहीं है। अब इसकी वैक्सीन कैसे बनी ये जानते हैं। अब देखो, इंडिया में हमारे पास दो तरीके की पोलियो वैक्सीन है। पहली है ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन, फिर दूसरी है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, ये रिसेंटली आई है। बहुत ही लंबे समय तक हमारे यहाँ ओपीवी चल रही थी, ओरल पोलियो वैक्सीन, बाद में हमने इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन भी अब इंक्लूड करनी शुरू कर दी है। ऐसा नहीं है कि ओपीवी अब बिल्कुल आउटडेटेड हो गई है, दोनों को मिक्स करके यूज़ किया जाता है जहाँ पे ज़रूरत महसूस हो उसकी। तो अब आपको याद क्यों रखनी है? क्योंकि दोनों जो ये वैक्सीन्स हैं ये यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का पार्ट है। अब ये जो UIPS का जो एक्रोनिम है, UIP यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, इसी के अंडर आता है मिशन इंद्रधनुष। अब आपको पता होगा कि दो टाइप के मिशन इंद्रधनुष हैं, दो टाइप के इंद्रधनुष हैं, एक तो बैंक वाला है, एक है यहाँ पे इम्यूनिटी वाला, इम्यूनाइजेशन वाला। तो आपको ये याद रखना, हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। बैंक वाला अलग है, उसका किसी और वीडियो में हम बात करेंगे। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पोलियो की वैक्सीन बनाई किसने थी? ये इसके पीछे बहुत ही एक सुंदर कहानी है, इंस्पिरेशनल कहानी है। अमेरिका के एक डॉक्टर थे, डॉक्टर जोनास साल्क, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। ये बहुत ही लंबे समय से कोशिश कर रहे थे कि पोलियो की एक वैक्सीन प्रोड्यूस हो, क्योंकि पोलियो का आतंक पूरी दुनिया में था। क्यों था? पहली बात तो देखो, ये जो वायरस है ये बच्चों को, इन्फेंट्स को अफेक्ट करता है, और उससे जो बच्चे होते हैं वो कुछ साल जब बड़े होते हैं, 10-20 साल के होते हैं, तब पता लगता है कि उनकी लिम्ब, उनकी टांग में, हाथ में कोई प्रॉब्लम है। तो उसकी वजह से पेरेंट्स को बहुत दुख लगता था। तो पूरी दुनिया चाहती थी कि काश इस बीमारी का कुछ एक क्योर या कुछ एक वैक्सीन बन पाए जिससे दुनिया इस बीमारी से बच पाए। तो देखिए डॉक्टर साल्क ने क्या किया। डॉक्टर साल्क ने जो पोलियो का वायरस है उसको डेड करके, उसको गर्मी से किल किया पहले, फिर उसको लोगों के अंदर इंजेक्ट किया। अब पता लगा कि लोगों के अंदर अगर हम मरा हुआ पोलियो का वायरस डालते हैं तो उनको जो एक्टिव जिंदा पोलियो का वायरस है उस पर उनका कोई असर नहीं होता, क्योंकि वो डेड पोलियो वायरस उनके जो इम्यून सिस्टम है उसको जगा देता है, उसको इतना एक्टिव कर देता है कि कल को जो जिंदा पोलियो का वायरस है उससे उनका इम्यून सिस्टम आराम से लड़ सके। तो ये पूरी स्ट्रेटजी थी डॉक्टर साल्क की, और ये काम कर गई। तो जब पहली बार डॉक्टर साल्क ने अनाउंस किया कि पोलियो की वैक्सीन तैयार हो गई है, तो आप देख सकते हैं अमेरिका के सारे अखबारों में ये वहाँ पे हेडलाइन थी, साल्क्स वैक्सीन वर्क्स, पोलियो रोटेड, पोलियो वैक्सीन इज सेफ एंड इफेक्टिव, क्योंकि बहुत बड़ी बात थी, एक माइलस्टोन था। आप देख सकते हो लोगों ने अपनी दुकानों के बाहर ना ये पेंट करना स्टार्ट कर दिया था, थैंक यू डॉक्टर साल्क। आप पूछोगे कि ठीक है डॉक्टर है, उसने एक वैक्सीन बना दी, तो इसमें इतना ज़्यादा लोग उसको थैंक यू क्यों कर रहे थे? क्योंकि डॉक्टर साल्क ने सिर्फ पोलियो की वैक्सीन नहीं बनाई थी, उन्होंने इस वैक्सीन को पेटेंट नहीं किया। मतलब कि अगर मान लो आज एड्स एक बहुत ही एक ख़राब वायरस है, बहुत ही एक घातक बीमारी है, तो अगर मान लो मैं एड्स से बचने के लिए एक आपको वैक्सीनेशन दे देता हूँ, तो मेरे पास ऑप्शन है कि उस वैक्सीन को पेटेंट कराकर उसको बेच सकता हूँ, उसका पेटेंट बेच सकता हूँ, उससे मुझे पैसे मिलेंगे बहुत सारे। तो उससे होगा क्या, मैं तो अमीर बन जाऊँगा, मगर जिन गरीब लोगों को उस वैक्सीन की ज़रूरत होगी वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे डॉक्टर जोनास साल्क ने कहा कि मैं पोलियो की वैक्सीन को पेटेंट नहीं करूँगा। ये WHO को चाहिए वो फ्री में ले सकते हैं, किसी गरीब देश को चाहिए वो फ्री में ले सकता है, अमेरिकन गवर्नमेंट को चाहिए वो भी फ्री में ले सकते हैं। तो इसके मिलियंस कमा सकते थे वो, मगर उन्होंने किया नहीं। एक बहुत ही फेमस इनका इंटरव्यू भी है, उसमें एक जर्नलिस्ट ने इनसे पूछा कि आप तो चाहते, आप बहुत अमीर बन सकते थे, अब आप रिग्रेट नहीं करते कि आपने पोलियो की वैक्सीन को आपने पेटेंट नहीं किया? तो इनका बड़ा खूबसूरत जवाब था, क्या कोई सूरज की रोशनी को पेटेंट करता है? मतलब कि कुछ चीज़ें हैं दुनिया में जिनको आप पेटेंट नहीं कर सकते, उनकी इतनी ज़रूरत है, चाहे वैक्सीन्स, दवाइयाँ, उस पर भी आप जब पैसे कमाने की कोशिश करते हो तो वो ख़राब है। तो इसलिए इनको काफ़ी महान माना जाता है, और इनके बारे में आपको याद रखना है, ठीक है? काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं।
पोलियो इन इंडिया। अब देखो, क्या इंडिया में पोलियो आज भी जिंदा है? क्या उसका आज भी इंडिया में वजूद है? बिल्कुल भी नहीं है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने हमको एक सर्टिफिकेट दिया है कि इंडिया एक पोलियो फ्री कंट्री बन चुका है। 2014 में हमको यह सर्टिफिकेट मिला था। अब क्या बाकी देशों में भी पोलियो इरेडिकेट हो चुका है? वेल, ज़्यादातर देश 98% देशों में ये जो है पोलियो इरेडिकेट हो चुका है। सिर्फ 3 देश बचे हैं, अफगानिस्तान, नाइजीरिया और पाकिस्तान। यहाँ पे आज भी पोलियो के केसेस पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, आपको ये बताना है कि इन तीनों देशों की कैपिटल क्या है। अब यहाँ पर पोलियो के केसेस आज भी क्यों पाए जाते हैं, इसका रीज़न क्या है? काफ़ी बार क्या होता है, अब देखो, पोलियो की जो वैक्सीन बच्चों तक लोग पहुंचाते हैं, ज़्यादातर वो सरकार के लोग होते हैं। ठीक है, वो कुछ वॉलंटियर्स हायर करते हैं और उनका काम होता है वो जगह जगह जाके बच्चों को पोलियो की वैक्सीन प्रोवाइड करते हैं, या फिर पोलियो के अलग से कैंप्स लगाए जाते हैं, वहाँ पर ये होता है। ठीक है, 2 चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर क्या है कि इन तीनों देशों में कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं, टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, वो ये कहते हैं कि पोलियो की वैक्सीन ख़राब है, उससे आने वाली जो नस्लें हैं वो ख़राब पैदा होंगी, या जो भी उनका कोई बेसलेस लॉजिक के साथ एक आर्ग्यूमेंट होता है उनका, तो उसकी वजह से ऐसे जो NGO के लोग हैं, सरकार के लोग हैं, वो उनको मार डालते हैं। जी हाँ, इसके बारे में आप अगर गूगल करोगे तो काफ़ी एक सैड स्टोरी पता लगेगी कि इन तीनों देशों में जो पोलियो के जो वर्कर्स होते हैं NGO के, सरकार के, उनको मार गिराया जाता है। तो इसकी वजह से इन तीनों देशों में आज भी पोलियो जीवित है। ठीक है, उसके अलावा कुछ और बीमारियां हैं जिससे WHO ने हमको फ्री डिक्लेयर कर दिया है, हमको मतलब इंडिया को। तो यहाँ पर देखो, पहले तो है मैटरनल और नियोनेटल टेटनस, फिर है यॉस। बताऊँगा, सबके बारे में बताऊँगा। देखो, पहले तो टेटनस के बारे में जान लो, ये एक बैक्टीरियम से होता है। ठीक है, वायरस से नहीं होता, ये याद रख लेना। फिर इसमें क्या रहता है कि आपकी बॉडी के अंदर ये एंटर कैसे करेगा, दैट्स क्वाइट एन इंपॉर्टेंट थिंग। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछते हैं। तो इसमें मान लो आपकी बॉडी पे कहीं पे चोट लग गई, घाव बन गया, खून आ रहा है, तो वहाँ से ये आपकी बॉडी में एंटर करेगा। ठीक है, तो इससे भी इंडिया मुक्त हो चुका है। फिर है यॉज एक बहुत ही ख़राब बीमारी होती है, क्रॉनिक डिसफिगरिंग होती है। इसमें मतलब जो बॉडी का स्ट्रक्चर है बिगड़ जाता है, आप इवेंचुअली आप इससे दिव्यांग बन सकते हो, और इसकी वजह से ही होती है। ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, आप मतलब टू मच इन्फो हो जाएगी। आपको ये याद रखना है बेसिकली कि यॉज से इंडिया अब मुक्त हो चुका है अकॉर्डिंग टू WHO। ये 2016 मई में इंडिया को मुक्त करार दिया गया था इससे। ठीक है, रीसेंट है, पोलियो से बहुत ज़्यादा रीसेंट है, तो इसको याद रख लेना। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है इससे रिलेटेड। मिशन इंद्रधनुष इसी के अंडर है। आपको यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। देखो, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम है। ये इस कॉन्सेप्ट पर बेस है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सरकार को 1985 में जब ये यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम शुरू हुआ था, उसी समय सरकार को ये बात समझ में आ गई थी कि अगर हम हेल्थ केयर में अगर हम खर्चा करते हैं, ठीक है, हम उसमें हॉस्पिटल्स बनाते हैं और क्योर में खर्चा करते हैं कि लोगों को बीमारी होगी तो उसी वक्त दवाइयाँ प्रोवाइड की जाएगी, तो उससे फ़ायदा नहीं है। तो सरकार ने वैक्सीनेशन पर ही फोकस करना स्टार्ट कर दिया। अब इसमें आप कहोगे ठीक है कर दिया सर, इसमें कौन सी नोखी बात बता रहे हो। यहाँ पर सरकार ने, आप कह सकते हो, एक बहुत ही फार साइडेड अप्रोच दिखाई है। क्यों? क्योंकि देखो, वेस्टर्न कंट्रीज़ जो है वहाँ पर भी काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं जो हम लोग समझते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज़ बहुत डेवलप्ड हैं, बहुत एडवांस्ड हैं, बहुत प्रोग्रेसिव है, मगर वहाँ पर भी बहुत सारे ग्रुप्स थे जो वैक्सीनेशन के यूज़ को लेकर काफ़ी शक्की थे। उनको काफ़ी स्केप्टिसिज्म था कि क्या वैक्सीनेशन सही में इंसानों के लिए बनी है। और क्योंकि वैक्सीनेशन का जो कॉन्सेप्ट आप देखोगे ज़्यादा पुराना नहीं है। हम अतीत में वैक्सीनेशन का इस्तेमाल, मतलब प्राचीन ज़माने में हम वैक्सीनेशन का इस्तेमाल करते नहीं थे। इसकी आर्ग्यूमेंट ये हो सकती है कि सर उस वक्त उतनी साइंटिफिक प्रोग्रेस हुई ही नहीं थी कि हम उसका आविष्कार कर पाते। मगर जो लॉजिक है काफ़ी सारे ग्रुप्स का जो US में है या बाकी यूरोप में, वो ये कहते हैं कि वैक्सीनेशन से और तरीके की बीमारी बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल, आज भी 2017 में US के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड J. ट्रंप, उन्होंने ये कहा है कि वैक्सीनेशन मास स्केल पे जो होती है कि बचपन में ही 1 से 2 साल के बीच में एक बच्चे को 12 से 13 टीके लगा दिए जाते हैं और बहुत सारी और वैक्सीनेशन प्रोवाइड की जाती है। तो डोनाल्ड ट्रंप उसके खिलाफ है। उन्होंने यहाँ तक क्या रखा है कि वैक्सीनेशन की वजह से, उन्होंने यहाँ तक क्या दिया था कि वैक्सीनेशन की वजह से ऑटिज़म बढ़ता है। ऑटिज़म अलग से गूगल करना, बड़ी ही ख़राब बीमारी होती है, बचपन से ही हो जाती है। तो ये उनका ये मानना है कि ऑटिज़म काफ़ी हद तक वैक्सीनेशन से बढ़ता है, जबकि इसका कोई मेडिकल प्रूफ नहीं है। तो ऑलरेडी इस पर बहुत सारे लोग शक कर रहे थे, स्केप्टिसिज्म था इसको लेकर।
और अभी फ्रांस में भी रिसेंटली इसी बात पे न्यूज़ आई थी कि वहाँ पर एक लड़की को मीज़ल्स हो गए थे। अब मीज़ल्स की वैक्सीनेशन वहाँ पे अवेलेबल है, मगर उसके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने समझा कि नहीं, वैक्सीनेशन ख़राब होती है, हमको वैक्सीनेशन नहीं करानी। तो उसकी वजह से उसको मीज़ल्स हो गए, मीज़ल्स फैलते भी हैं, उसके दोस्तों को भी मीज़ल्स हो गए और बहुत ही ख़राब बीमारी है। तो उसके बाद से फ्रेंच गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि फ्रांस में वैक्सीनेशन को आपको ज़रूरी बनाना होगा कि हर किसी को वैक्सीनेशन करानी होगी, तभी हम एक सेफ सोसाइटी बना सकते हैं। तो इंडिया ने ये सब देखते हुए 1985 में, हमारे यहाँ भी आपको पता है लोगों का शक कम नहीं है, पाकिस्तान में लोगों का शक बहुत ज़्यादा है, जैसे मैंने आपको बताया था। वहाँ पर काफ़ी सारे ग्रुप्स ये मानते हैं कि वैक्सीनेशन में लॉन्ग टर्म में जो मैस्कुलिनिटी है आर्मियों की वो कम हो जाती है। तो इन सब थॉट्स से लड़कर भारत सरकार ने एक बहुत ही बोल्ड डिसीजन लिया और यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम शुरू किया 1985 में। तो देखो, बाद में जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम था ये पार्ट बन गया चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम का 1992 में, आज से 25 साल पहले। और उसके बाद 2005 में ये नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंडर आ गया। ठीक है, ये यूपीए सरकार ने शुरू किया था। तो इस प्रोग्राम के अंदर 12 टाइप की जो डिजीज़ हैं उनकी वैक्सीनेशन प्रोवाइड की जाती है सरकार द्वारा। वो 12 डिजीज़ कौन कौन सी है सारी आपको याद रखने की ज़रूरत तो नहीं है, मगर कम से कम जो लेटेस्ट मैंने लाल लाल यहाँ पे हाईलाइट कर रखी है ये याद रख लेना। ठीक है, तो वो 12 डिजीज़ हैं। पहले तो है टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, फिर है डायफिड्रिया, फिर है परचुसिस, ये है वोपिंग कॉफ, फिर टिटेनस, हमने इसके बारे में बात कर ली, फिर पोलियो, मीज़ल्स बात कर ली, फ्रांस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली फ्रांस में मीज़ल्स काफ़ी न्यूज़ में था। फिर है हेपेटाइटिस बी, डायरिया, फिर है जापानीज़ एनसेफेलिटिस, फिर रुबेला, फिर निमोनिया, फिर है न्यूमोकोकल डिजीज़ कुछ। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, याद रखना इसके बारे में। ठीक है, तो मेन आपको ये जो लाल वाली हेपेटाइटिस बी और मेनिनजाइटिस ये याद रख लोगे तो यही काफ़ी है। बाकी मेन जो है ट्यूबरक्लोसिस, डायरिया और निमोनिया और टेटानस, ये याद रख लेना। ठीक है, फिर है मिशन इंद्रधनुष। इसके बारे में वैसे मेन जो आपको थ्योरी बताऊंगा वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी कुछ आपको यहाँ पे फैक्ट्स बताऊंगा वो याद रख लेना। तो देखो, सरकार का जो मेन एम था मिशन इंद्रधनुष के पीछे वो ये था कि जो बच्चे हैं जिनको वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज से बचाया जा सकता है उनको बचाएं, उनको वैक्सीनेट किया जाए। तो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस कौन कौन सी होती हैं? सीधी सी बात है, जो ऐसी बीमारियां जिनको आप वैक्सीन से रोक सकते हो। फॉर एग्जांपल पोलियो से हम मुक्त हो चुके हैं, मगर पोलियो एक क्लासिक एग्जांपल है वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ का। अच्छा, तो सरकार ने दिसंबर 2014 में मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया था, 25 दिसंबर को एक्चुअली। और इसके 3 फेज़ हैं, पहला फेज़, दूसरा फेज़ और तीसरा फेज़। पहला फेज़ जो था वो गुड गवर्नेंस के दिन लॉन्च किया गया था, गुड गवर्नेंस डे के दिन। ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसको लॉन्च किया था। ऑलराइट, और इसमें जो इनिशियली एम था वो ये था कि 89 लाख, ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पूछेंगे नहीं आपसे। मेन एम जो है इसका वो ये है, एक्सपेंडिंग इम्यूनाइजेशन कवरेज टू ऑल चिल्ड्रन अक्रॉस इंडिया बाय 2020। तो 2020 तक जो भी बच्चे हैं ऑल ओवर इंडिया उनको इम्यूनाइज किया जाएगा इस मिशन के अंडर। और मिशन इंद्रधनुष आता है UIP के अंडर। ठीक है, और इसमें देखो इंद्रधनुष में एक और फैक्ट ये भी है कि इसमें कैचअप कैंपेन भी किया जाएगा कि जो बच्चे पिछले कैंपेन्स में, पिछले मिशन में पीछे छूट चुके हैं, उनकी वैक्सीनेशन पूरी नहीं हो पाई, तो उनकी भी वैक्सीनेशन अब कराई जाएगी, तो चाहे लेट भी हो, ताकि आगे जाकर कोई उनको डिजीज़ उन पर मतलब अफेक्ट ना कर पाए उनको और उनको बीमार ना कर पाए। ठीक है, तो मेन ये याद रख लेना कि इसकी डेट क्या है। ठीक है, और मिस्ट्री याद रख लेना। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, मेंस में ऑफ कोर्स आप ये जो बाकी मटेरियल दिया आपको वो भी आप लिख सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा देखो यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन है। जो बीमारियाँ इंद्रधनुष के अंडर जिनको टारगेट किया जाएगा वो ये है, पहले तो है ये डायफिरिया, फिर है वुपिंग कॉफ, फिर है टेटानस, फिर है पोलियो, मैंने बात कर ली थी, ट्यूबरक्लोसिस, मीज़ल्स और हेपेटाइटिस बी। उसके अलावा देखो 2016 में ये जापानीज़ एनसेफेलाइटिस, ये 4 नई बीमारियाँ ऐड करी थी, पहले 7 थी। ठीक है, बाद में 2016 में इनमें 4 और ऐड कर दी, 11 हो गई। ठीक है, तो कौन कौन सी ऐड कर दी? रुबेला, जापानीज़ एनसेफेलाइटिस, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन्स, बिलावेंट और रोटावायरस 201। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन सबको कवर किया जाएगा फेज़ 1 ऑफ इंद्रधनुष में। तो ये भी याद लेना, काफ़ी काम आ सकता है आपको एग्ज़ाम में।
अब भाइयों बात करते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इसके बाद आपको एक मेंस का क्वेश्चन दूंगा। पता नहीं यहाँ तक कितने लोग देख रहे होंगे वीडियो, मुझे पता नहीं है, मगर जितने भी लोग देख रहे हैं कोशिश करना है इसको नीचे कमेंट बॉक्स में अटेंड करना क्वेश्चन को बाद में। पहली बात, WHO क्या है? एक एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, पहली बात। दूसरी बात, इसको एस्टैब्लिश कब किया था? 7 अप्रैल 1948 को। इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। और जब से इसकी क्रिएशन हुई है WHO ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाया है स्मॉल पॉक्स की इरेडिकेशन को। पहले स्मॉल पॉक्स एक बहुत ही ज़्यादा ख़राब बीमारी थी, बहुत ही लंबे समय तक कई देशों को इसमें कई लोग मरते थे इसकी वजह से, कई लोग बहुत ही तड़प के मरते थे। तो इसकी वजह से WHO ने काफ़ी काम किया इस पर और इवेंचुअली इसकी इरेडिकेशन में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई। कल को किसी ऐसे वगैरह में आप ये पॉइंट ऐड कर सकते हो। और जो डायरेक्टर जनरल हैं WHO के वो हैं टेड्रोस एडनॉम। और इनकी अभी जो 5 साल की जो टर्म है ये 1 जुलाई 2017 से शुरू हुई है। अच्छा, उसके अलावा कुछ और आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। अब देखो काफ़ी यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट ए नोट ऑन इंडियाज पार्टिसिपेशन इन WHO's एक्टिविटीज़। ऑल्सो क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ WHO इन एड्रेसिंग वेरियस हेल्थ रिलेटेड इशूज़ अराउंड द वर्ल्ड। तो आपको क्या करना है यहाँ पे? पहले आपको ये लिखना है, ये मेंस में क्वेश्चन आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको पहले तो एक नोट लिखना है कि इंडिया की पार्टिसिपेशन क्या रही है WHO की एक्टिविटीज़ में। तो अब आपको यहाँ पर ना इसको इस तरीके से देखना है कि WHO ने कोई इनिशिएटिव शुरू किया। फॉर एग्जांपल WHO का एक वॉश इनिशिएटिव अभी बताऊंगा आपको, तो उसमें इंडिया ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और उसके अलावा WHO का भी एक इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, उसमें भी इंडिया ने अपनी तरफ से एक और इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम शुरू करके WHO की एक्टिविटीज़ को एक तरीके से सहायता प्रोवाइड करी। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि इंडिया डोनेट करेगा उसको, ये आप कहोगे कि पार्टिसिपेशन है WHO की एक्टिविटी में। WHO ने कोई एक इनिशिएटिव छोड़ा, इंडिया ने आगे जाके उसको कंटिन्यू किया, तो वो भी एक पार्टिसिपेशन इन एक्टिविटी गिनी जाएगी। उसके बाद आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है कि WHO ने बेसिकली दुनिया भर में जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनमें क्या क्या काम किया, क्या क्या तीर मारे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप स्मॉल पॉक्स के बारे में लिख लेना बहुत बड़ा। इसमें स्मॉल पॉक्स क्या है, कितने लोग मरते थे पर ईयर, थोड़ा रिसर्च करो, डेटा मिलेगा। सेल्फ स्टडी इज़ बेस्ट स्टडी। और कितने लोग मरते थे और किस तरीके से WHO के प्रोग्राम ने स्मॉल पॉक्स को इवेंचुअली इरेडिकेट किया, और काफ़ी सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें तो इस पर लिखना कुछ, और नीचे आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिखना, मैं इसको चेक भी करूँगा। ठीक है, अब देखो जब हम बीमारियों के बारे में बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो उसमें एक और प्रिवेंशन अच्छी हो सकती है हमारी, अगर हम सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करें लोगों को। तो इसमें आप कहोगे कि ठीक है, अगर सेफ ड्रिंकिंग वाटर ना हो तो उससे कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, स्ट्रेट मैंने मैगजीन से लिख लिया है। सेवरल मिलियन सफ़र फ्रॉम मल्टीपल एपिसोड्स ऑफ डायरिया की वजह से अर्ली एज में बच्चों की मौत हो जाती है। एंड उसके अलावा हेपेटाइटिस A और अलग अलग टाइप का फीवर होता है। इंटेस्टाइनल वर्म्स, जो पेट में हमारा जो जहाँ पे खाना पचता है वहाँ पे कीड़े आ जाते हैं। तो और उसके अलावा आई या स्किन इन्फेक्शन हो जाती है अगर हम प्योर हाइजीन रखें और जो पीने का पानी है हमारा अनसेफ हो। तो यहाँ से आप समझ पाओगे कि ठीक है वैक्सीनेशन इंपॉर्टेंट है। और करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, मगर वैक्सीनेशन को कुछ हद तक ग्लैमराइज भी किया जा सकता है। एक काफ़ी सुनने में अच्छा लगता है कि बस आप एक इंजेक्शन लगाइए एक बंदे की बॉडी में और उसकी बॉडी का जो इम्यूनाइजेशन सिस्टम है काफ़ी फोर्टिफाइड हो जाता है। सुनने में अच्छा लगता है और मीडिया भी काफ़ी ग्लैमराइज करता है, मगर इसी जितनी वो इम्पॉर्टेंट है उतना ही इम्पॉर्टेंट है साफ़ पीने का पानी। उस पर मीडिया की इतनी अटेंशन नहीं जाती, ना उसको उतना ग्लैमराइज किया जाता है। परहैप्स इसलिए क्योंकि जो हालत है कई इंडिया की स्टेट्स में साफ़ पीने के पानी को लेकर वो इतनी बदतर है कि उसके बारे में हम कुछ कर नहीं सकते। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ आपको स्टैटिस्टिक्स दिखा रहा हूँ स्ट्रेट फ्रॉम दी मैगजीन। डिप्रेसिंग है, पूरा दिमाग ख़राब होता है ये पढ़ के। सिर्फ 18%, ओनली 18%, एंड दैट इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू अ फ्यू स्टेट्स ओनली ऑफ द रूरल हाउस होल्ड्स इन इंडिया रिसीव ट्रीटेड वाटर सप्लाई। तो ट्रीटेड वाटर सप्लाई मतलब साफ़ पीने का पानी जो है सिर्फ 18% एरिया में मिलता है, वो भी सिर्फ कुछ चुनिंदा स्टेट्स में होगा। मतलब कि ज़्यादातर जो वेस्टर्न स्टेट्स हैं हमारी, गुजरात कह लीजिए, राजस्थान कह लीजिए, जो पंजाब का एरिया है, वहीं पे आपको सिर्फ 18% एरिया मिलेगा जहाँ पे साफ़ पीने का पानी मिल जाता है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालत कितनी ज़्यादा ख़राब है। ठीक है, और इसमें बहुत एक इंटर स्टेट वेरिएशन भी है। फॉर एग्जांपल जो हमारी ईस्टर्न साइड की स्टेटें हैं जैसे बिहार, आसाम, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओडिशा,
यहाँ पर जो रूरल हाउस होल्ड्स हैं जिनको ट्रीटेड टैप वाटर मिलता है बहुत ही ज़्यादा कम है। फॉर एग्ज़ाम्पल बिहार में सिर्फ 2% है, आसाम में 4% है, झारखंड में 5% है, वेस्ट बंगाल में 6% है और उड़ीसा में 6% है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर जिसको अगर हम ना प्रोवाइड कर पाएँ तो आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी गंदी बीमारियाँ हो सकती हैं। और ऑलरेडी देखो दिक्कत ये है, पोलियो की वैक्सीन जो है तो काफ़ी इजीली उसको आप एडमिनिस्टर कर सकते हो और उसमें कोई वो भी नहीं था कि आपको पेटेंट वगैरह देना है, तो उसकी वजह से काफ़ी इजीली हमने पूरे देश में लोगों को वैक्सीनेट कर दिया काफ़ी हद तक। मगर जो और यहाँ पे खूब सारी और बीमारी है उसके लिए हम वैक्सीनेशन कब प्रोवाइड करेंगे, कब हम वो वैक्सीन्स लेके आएंगे, कब लोग इतनी वैक्सीन्स के बारे में मानेंगे, क्योंकि लोगों को भी ये बात समझाना बहुत मुश्किल होता है कि वैक्सीन उनके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब तो यहाँ पर सेफ ड्रिंकिंग वाटर अगर हम उनको प्रोवाइड कर ले तो काफ़ी बीमारियाँ उनसे ही बच सकती है और ओवरऑल इंडिया को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा बच जाएगा हर साल अगर हम अपना जो हमारे लोगों की जो हेल्थ है उसकी तरफ हम काम करें। अब आपको याद होगा कि WHO का एक इनिशिएटिव है वॉश, उसके बारे में कुछ टाइम पहले मैं बोला था, अगर आपने नहीं सुना तो वापस जाके सुन लीजिएगा उसके बारे में। वॉश बेसिकली है क्या, ये आर्टिकल से सीधा मैंने एक कटआउट आपके लिए प्रेजेंट किया है ताकि आप समझ पाएंगे कितना इंपॉर्टेंट है ये। इस पर एक पूरा डेडिकेटेड आर्टिकल है। ठीक है, वॉश एक इनिशिएटिव है WHO द्वारा, इंडिया ने ये एक्रोनिम नई इजाद किया। तो वॉश की जो एक्रोनिम है इसकी फुल फॉर्म है वाटर, सैनिटेशन और हाइजीन। मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी बीमारियां हम रोक सकते हैं अगर हम वॉश पर फोकस करें। ठीक है, तो देखो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का पार्ट है वॉश एंड हेल्थ, और इसको ये मानता है कि वॉश और हेल्थ एज इम्पॉर्टेंट एरियाज टू बी टारगेटेड, यहाँ पे लिखा हुआ है ये। ठीक है, especially goal 6 ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all। तो जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है UN के, उसमें जो गोल 6 है उसमें आता है कि पानी तो प्रोवाइड करो और साथ में एक सस्टेनेबल सप्लाई भी होनी चाहिए, कि ये नहीं कि कुछ दिन के लिए साफ़ पानी आ रहा है फिर रुक गया वगैरह, रेगुलरली लोगों को साफ़ पानी पहुंचना चाहिए। ठीक है, इट टॉक्स अबाउट अचीविंग यूनिवर्सल एंड एक्यूटेबल एक्सेस टू सेफ एंड अफोर्डेबल ड्रिंकिंग वाटर फॉर ऑल। तो इसमें बेसिकली वही जो मैं आपको कह रहा हूँ, कोई अनोखी बात नहीं की जा रही। तो हमारा जो स्वच्छ भारत मिशन है वो इससे काफ़ी हद तक रिलेटेड है। ठीक है, तो स्वच्छ भारत मिशन नीड्स अ स्पेशल मेंशन, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि अलग से हमको, सिंस हम बात कर रहे हैं वॉश के बारे में, तो हमको स्वच्छ भारत मिशन के बारे में बात करनी होगी। अब यहाँ पे आप कह सकते हो कि WHO का एक इनिशिएटिव है वॉश, उसको आगे ले जाते हुए इंडिया ने कैसे उसको एक सहारा दिया स्वच्छ भारत मिशन से, कि वो ये चाहते हैं कि हाइजीन हो, सैनिटेशन हो, तो वो स्वच्छ भारत को भी आपको बताइए वो भी इसी पे ही फोकस कर रहा है। ठीक है, अब इसके अलावा मैंने कुछ पॉइंट्स अलग से छाट रखे हैं, वो आपको अब देखो वॉश इनिशिएटिव से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर। पहले तो ये जो वॉश है ना, इसके खूब सारे एक्रोनिम है, इसको वाटसन भी कहते हैं, वाश भी कहते हैं, वुश भी लिखा होगा कई जगह। तो मेन इसका जो एक्रोनिम है इसकी फुल फॉर्म यही है, वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन, याद रख लेना। ठीक है, तो एक्सेस टू वॉश इन पर्टिकुलर, सेफ वाटर सप्लाई, एडिक्वेट सैनिटेशन, प्रॉपर हाइजीन, एजुकेशन कैन रिड्यूस इलनेसेस एंड हेल्थ। तो अगर हम वॉश पे फोकस करते हैं तो काफ़ी बीमारियां हम वैसे ही रोक सकते हैं जैसे हम वैक्सीनेशन से रोकते हैं। उसके अलावा इससे पावर्टी पे भी असर पड़ता है, बताऊंगा कैसे पड़ता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट्स लिखे हुए हैं कुरुक्षेत्र में, इसलिए मुझे मैगजीन्स बहुत अच्छी लगती हैं। कई पॉइंट्स जो आदमी सोच नहीं पाता वो वहाँ पे लिखे होते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो देखो यहाँ पे बहुत अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है, लैक ऑफ सैनिटेशन कंट्रीब्यूट्स अप्रॉक्सीमेटली 7 लाख बच्चों की मौत होती है हर साल। ये वर्ल्ड ओवर बता रहा हूँ, डायरिया की वजह से। ठीक है, सारे फ्लूइड्स बॉडी से निकल जाते हैं, बच्चा कमज़ोर रहता है, मर जाता है। ठीक है, ये 7 लाख बच्चे मरते हैं, इनसेन नंबर, मतलब रोना आ जाए किसी को देख कर। और डायरिया या क्रॉनिक डायरिया कह लीजिए। ठीक है, अब इससे क्या होता है, मान लो चलो बच्चों की, ये तो खैर एक बहुत ही सैड नंबर है 7 लाख। उसके अलावा जो बच जाते हैं बच्चे, वो ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही हेल्दी बच के निकलते हैं। ठीक है, उन पर बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट होता है इसके वॉश के ना होने के। वो ये होता है कि चाइल्ड डेवलपमेंट में फ़र्क पड़ता है। पहली बात तो फिजिकल, वो इतने स्ट्रांग नहीं निकलते, कहीं ना कहीं उनको कुछ एक बॉडी में प्रॉब्लम रहती है हमेशा, या तो आगे जाकर लीवर में या किडनी में कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, फिर कॉग्निटिव भी रहती है कि कल को वो उनकी जो मेंटल कैपेसिटी होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती। तो हमारे यहाँ ठीक है पॉपुलेशन तो है, मगर जब तक हम
प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, उनकी जो डेवलपमेंट हो रही है उसको हम बचाएंगे नहीं ये इन चीज़ों से, डायरिया, क्रॉनिक डायरिया और जो और इलनेसेस होती हैं, तो हम अपनी पॉपुलेशन की प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर नहीं पाएंगे। उसके अलावा इन एडिशन लैक ऑफ वॉश, जहाँ पे वॉश की कमी होती है, ये इन तीनों की कमी होती है, वहाँ पर स्टूडेंट्स स्कूल अटेंड नहीं कर पाते। ठीक है, क्यों? क्योंकि बीमार होंगे। अब उससे क्या होगा, उससे जो औरतें होंगी वहाँ पे उन पर एडिशनल एक बर्डन आ जाएगा और जो प्रोडक्टिविटी है वो गिरेगी। अब कैसे गिरेगी? सीधी सी बात है, मान लो एक बच्चा है, वो बीमार हो गया बेचारा, तो उसकी माँ अब अपने बच्चे की केयर करने में लग जाएगी, क्योंकि माँ है वो, तो उसको, उसके लिए तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो पहले वो औरत बाहर जाके पैसे कमा रही थी, कुछ काम कर रही थी, कुछ लेबर वगैरह मनरेगा से कुछ 100-200 रुपये कमा के ला रही थी, मगर अब वो भी नहीं कर पा रही। उसको सारे दिन घर में बैठ के अपने बीमार बच्चे की जो है सेहत है उस पर ध्यान देना पड़ेगा, और उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी तो जो है डिक्रीज़ हो ही रही है ओवरऑल, और जो ओवरऑल वो पूरी फैमिली भी पावर्टी की तरफ धकेली जा रही है, क्योंकि फिर अब उसके इलाज पर भी पैसे खर्च होंगे, दवाइयाँ ली जाएगी, पूरी कोशिश की जाएगी उसको बचाने की। तो बहुत ही इसके सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स हैं। जहाँ पे वॉश नहीं है ना, वहाँ पे आप कह सकते हो एक के ऊपर एक प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल ईयर ऑफ सैनिटेशन कब था? ये भी वॉश के अंडर ही हुआ था, 2008 में हुआ था। ठीक है, तो इसमें जो वॉश के लिए काफ़ी सारी फंडिंग भी जनरेट की गई थी। इसमें बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स, उनकी जो बीवी है, उनकी जो एक चैरिटेबल फाउंडेशन है, द गेट्स फाउंडेशन, उन्होंने काफ़ी सारे पैसे दिए इस पर। तो काफ़ी फेमस थी ये, काफ़ी फेमस है ये यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल ईयर ऑफ सैनिटेशन 2008, ये याद रखना कब हुआ था ये। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इशू है ओपन डेफिकेशन का। तो देखो 19 नवंबर 2014 को यूनाइटेड नेशंस की सेक्रेटरी ने अर्ज किया कि एक मॉरल इम्पेरेटिव बनता है, ये सीधा कुरुक्षेत्र मैगजीन का है। ठीक है, तो एक मॉरल इम्पेरेटिव बनता है कि हम सब मिलकर ओपन डेफिकेशन को ख़त्म करें। और ओपन डेफिकेशन अब जब ख़त्म करते हैं तो उससे होगा क्या? पहली बात तो औरतों और लड़कियों का कोई जो रिस्क है, और पे जो रिस्क होता है वो ख़त्म हो जाएगा, असोल्ट या रेप का। तो काफ़ी बार क्या रहता है कि जब मर्द होते हैं, आपने देखा होगा टॉयलेट, एक मूवी भी आई है टॉयलेट, एक प्रेम कथा, पता नहीं कुछ ऐसी नाम है उसका। तो उसमें दिखाया गया है कि मर्द जो होते हैं वो तो अपने घर के आसपास ही कहीं भी शौच कर लेते हैं, मगर औरतों को अलग से कहीं दूर किसी वहाँ पे लेक होगी या पानी होगा, वहाँ पे जाना पड़ता है। तो उस जब वो जा रही होती है वहाँ पे, तो उन पे असोल्ट या रेप वगैरह भी हो सकता है। तो वो बचाने के लिए भी ओपन डेफिकेशन रोकना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ऑफ कोर्स ओपन डेफिकेशन से फेटल डायरिया भी होता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह से 2000 बच्चे जो है, ये एक मिनट दूसरा आपको दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने नोट्स बना दिए हैं पूरे उसके। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओपन डेफिकेशन इज़ अ मेजर कॉज फॉर फेटल डायरिया। तो डायरिया मैंने आपको बताया था, क्रॉनिक डायरिया से 7 लाख बच्चे मरते हैं हर साल वर्ल्ड ओवर। और इसमें देखो फेटल डायरिया जो होता है, जो ओपन डेफिकेशन की वजह से होता है, उसमें 2000 बच्चे एज लेस देन 5 सकम टू डायरिया एंड एवरी 40 सेकेंड्स अ लाइफ इज़ लॉस्ट। तो इसकी वजह से क्या होता है, 2000 बच्चे जो हैं वो हर साल हर दिन मर जाते हैं, और 40 सेकेंड में एक बच्चे की मौत हो जाती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितने ख़राब स्टैट्स हैं यहाँ पे। और यूनिसेफ के अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ, इंडिया में जहाँ पर 700 मिलियन खुले में शौच करते हैं लोग, इसमें से 90% जो है, ये टोटल अगर हम देखें जो पूरे साउथ एशिया में लोग ओपन डेफिकेशन करते हैं, उसमें से 90% सिर्फ इंडिया में ही है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है, तो हम कह सकते हैं कि जो टोटल पॉपुलेशन है जो ओपन में शौच करती है 1.1 बिलियन लोगों की वर्ल्ड वाइड, उसमें से 59% ऑलमोस्ट 60% आप कह सकते हो इंडिया में ही रहते हैं। अब यहाँ पे ठीक है, आप कहोगे हम सीधा टॉयलेट प्रोवाइड कर देते हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, मगर नहीं, प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व नहीं होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है, अनदर जॉइंट सर्वे बाय WHO एंड यूनिसेफ इंडिकेट्स दैट क्लोज टू 400 मिलियन आउट ऑफ 700 मिलियन पीपल इन इंडिया प्रैक्टिस ओपन डेफिकेशन डिस्पाइट हैविंग लैट्रिन्स अवेलेबल। तो ये अजीब बात है, देखो 700 मिलियन लोग जो इंडिया में खुले में शौच करते हैं, उसमें से 400 मिलियन के पास तो अपनी मतलब टॉयलेट वगैरह है वहाँ पे घर के अंदर, उनका प्रॉपर बंदोबस्त है, या फिर सरकारी कोई ना कोई बंदोबस्त है उनके पास, मगर तब भी वो खुले में शौच करना पसंद करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम या एक सरकार की प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर हमको एज ए सोसाइटी काम करना होगा कि ओपन डेफिकेशन को रोकने के लिए इंडिविजुअल बिहेवियर चेंजेस हमको उस पर फोकस करना होगा।
तो ये हम कैसे कर सकते हैं, जैसे सरकार ने कुछ ऐड कैंपेन शुरू किए थे जिसमें जो लोग ओपन डेफिकेशन कर रहे हैं उनको शेम किया जा रहा था, और उसके अलावा फ़ाइन भी लगा सकते हैं हम। मगर इन दी एंड उन सब की इम्प्लीमेंटेशन कितनी अच्छी होगी वो अलग बात है, वो डिपेंड करता है कि सीरियसनेस कितनी है एडमिनिस्ट्रेशन की इस प्रॉब्लम को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पर मेन आपको ये चीज़ याद रखनी है, और ये आप भी ऐड कर सकते हैं कि ओपन डेफिकेशन की वजह से ये इतने बच्चे मरते हैं, ठीक है। और इसमें यहाँ पे स्वच्छ भारत का मेंशन भी आप कर सकते हैं अगर आप इस पूरे टॉपिक पे लिख रहे हैं, ठीक है। आप स्वच्छ भारत को भी इससे आराम से एसोसिएट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग कुछ पॉइंट्स हैं। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस तरीके से इंडिया WHO की जो एक्टिविटीज़ है उसमें पार्टिसिपेट करता है, तो यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा उसका मटेरियल मिल जाएगा कि किस तरीके से आप उन क्वेश्चंस को आप आंसर करोगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देर आर अ फ्यू फ्लैगशिप मिशंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच आर टारगेटेड टू इम्प्रूव द वॉश एंड हेल्थ सर्विसेज। तो वॉश जो आपको पता है WHO का एक इनिशिएटिव है, उसको भी इम्प्रूव करने के लिए और ऊपर ओवरऑल हेल्थ सर्विसेज को इंडिया में इम्प्रूव करने के लिए सरकार ने कुछ फ्लैगशिप मिशन शुरू किए हैं। ओवरऑल हम उन पर नज़र डालेंगे, ठीक है। कुछ NDA सरकार के हैं, कुछ प्रीवियस गवर्नमेंट्स के हैं। तो पहले तो है नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के अंडर। देखो यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि हम कई बार भूल जाते हैं, जब पानी की बात करते हैं ना हमारे माइंड में आता है कि पीने का पानी, हम बस पानी पीते हैं, नहीं। पानी डोमेस्टिक यूज़ में उसके बहुत सारे आप कह सकते हो उपयोग हैं। वो खाने के लिए यूज़ करते हैं, हम खाना पकाने के लिए, हम उसको ब्रश करने के लिए यूज़ करते हैं, नहाने के लिए यूज़ करते हैं। तो डोमेस्टिक बेसिक नीड्स के लिए एडिक्वेट सेफ वाटर पहुंचाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सस्टेनेबल बेसिस पे। तो ये जो प्रोग्राम है उस पर फोकस करेगा, ठीक है। 2009 का प्रोग्राम है। फिर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ये ज़्यादा कोई लिखा नहीं हुआ, इस पर पूरी वीडियो बन सकती है, बहुत बड़ा एक मिशन है ये। फिर है नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी एंड मॉनिटरिंग सर्विलेंस। तो बेसिकली ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है जिसमें पानी की क्वालिटी, अब देखो पानी तो आपने प्रोवाइड कर लिया मगर पानी की क्वालिटी को मेंटेन कौन करेगा, तो उसके लिए ये इनिशिएटिव छिड़ा गया था। फिर है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, ये तो खैर काफ़ी फेमस है, अलग से मैंने वीडियोज़ में भी कवर कर रखा है। फिर है प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज़ इन रूरल एरियाज, पूरा ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने शुरू किया था 2003 में, याद रखना किसने शुरू किया था, ठीक है। अंडर दिस स्कीम एमिनिटीज़ लाइक वाटर एंड सीवेजेस एंड ड्रेनेजेस वर प्रपोज टू मेड अवेलेबल टू रूरल एरियाज। तो रूरल एरियाज में ड्रेनेज सिस्टम हो, सीवेज सिस्टम हो, वो लाने के लिए पूरा हमने शुरू किया था, ठीक है। ये आप देख लेना इसका जो एक्रोनिम है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज़ इन रूरल एरियाज, पूरा 2003 का इनिशिएटिव है। फिर है नेशनल अर्बन मिशन, ये 2015 का है। ये बेसिकली जो अर्बन और रूरल एरिया जो है उनके बीच का जो एरिया है उसको कैटर करने के लिए ये बनाया गया था। और नीचे यहाँ पे ये और इन्फॉर्मेशन दी हुई है, द UN सस्टेनेबल गोल्स एंड फिर आगे यहाँ पे और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रखी है, UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG रिकॉग्नाइज वॉश एंड हेल्थ एज एन इम्पॉर्टेंट एरियाज टू बी टारगेटेड, ये हमने बात कर ली थी पहले। और स्वच्छ भारत मिशन भी उसको, वेल बेसिकली आर्टिकल्स में काफ़ी सारी चीज़ें रिपीट भी होती हैं। सो आगे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉर अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर अ सर्वे कुड बी कंडक्टेड बाय एजेंसीज सच एज सेंसस डिपार्टमेंट। अब हाँ देखो मैंने आपको ये बताया था कि टॉयलेट्स लोगों को प्रोवाइड करने के बावजूद वो यूज़ नहीं करते, तो ये बिहेवियर समझने के लिए हम NSSO से एक सर्वे करा सकते हैं या फिर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन से एक यहाँ पे रिसर्च करा सकते हैं कि आखिर ये क्यों हो रहा है। हम टॉयलेट प्रोवाइड करते हैं तो भी लोग इसको यूज़ क्यों नहीं करते। आप भी इसके रीज़न लिखिएगा कि आखिर टॉयलेट्स प्रोवाइड करने के बावजूद लोग ओपन डेफिकेशन की तरफ क्यों जाते हैं, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट। अब बात करते हैं हेल्थ केयर इन यूनियन बजट। अभी रिसेंट जो यूनियन बजट आया था उसमें हेल्थ केयर की क्या कंडीशन है। देखो पहले तो यहाँ पे जो अमाउंट है वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मेन याद रखना कि हेल्थ केयर पे बेसिकली सरकार ने जो खर्चा है अपना वो बढ़ा दिया है, 27% तक बढ़ा दिया है। इससे होगा क्या, ऐसे बेसिकली नेशनल हेल्थ मिशन जो है हमारा उस पर काफ़ी हद तक बल मिलेगा उसको। मेन बात यहाँ पे कही गई है, द हेल्थ मिनिस्ट्री हैज़ स्पेंड 73.25% ऑफ द टोटल बजट। अभी जितना बजट बनाया था उसमें इतना अमाउंट खर्च चुके हैं। द मिनिस्ट्री विल ऑल्सो हेल्प क्रिएट 5,000 पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स पर एनम टू एंश्योर एडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स टू स्ट्रेंथन। अच्छा देखो अभी कोई भी आदमी अगर एम्स में जाता है इलाज कराने के लिए तो आपको अजीब नहीं लगता कि इंडिया में लोग कहते हैं इतने सारे हम इंजीनियर्स प्रोड्यूस करते हैं, इतने सारे डॉक्टर्स प्रोड्यूस करते हैं, तब भी इतनी लंबी लंबी वहाँ पे लाइनें होती हैं। क्योंकि देखो प्रॉब्लम होती है हमारे यहाँ स्पेशलिस्ट डॉक्टर बहुत ज़्यादा कम है
और जो हैं भी वो इंडिया से बाहर भागने की बहुत कोशिश करते हैं कि इवेंचुअली कोई एक डेवलप्ड कंट्री में उनको नौकरी मिल जाए, ठीक है, या फिर वो प्राइवेट सेक्टर के लिए काम कर रहे होते हैं जहाँ पे वो इतनी ज़्यादा हाई वहाँ पे उनकी फ़ीस होती है कि जो आम आदमी है वो अफोर्ड ही नहीं कर पाता। तो आम आदमी के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होने चाहिए। इसमें सरकार ने काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए हैं, ठीक है। उसके अलावा 2 नए एम्स खोले जाएंगे, एक तो होगा झारखंड और गुजरात में। अब ठीक है, आप एम्स तो खोल रहे हो, मगर पहला जो स्टेप है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स एडिक्वेट होनी चाहिए। नहीं तो वहाँ पर भी एम्स खुल जाएंगे मगर वहाँ पे भीड़ इतनी होगी कि लोगों का प्रॉपर इलाज नहीं हो रहा होगा, ठीक है। लोग कई बार बस लाइन में लग लग के ही ख़त्म हो जाते हैं। फिर आगे यहाँ पे लिखा हुआ है द गवर्नमेंट हैज़ प्रिपेयर्ड एन एक्शन प्लान टू एलिमिनेट काला आज़ार। तो काला आज़ार को एलिमिनेट करने के लिए एक्शन प्लान बनाया, और लेप्रोसी के लिए भी 2018 तक सरकार लेप्रोसी को पूरा इरेडिकेट करना चाहती है। और मीज़ल्स जो आज फ्रांस में रिसेंटली आज भी जीवित है, वहाँ पे कुछ लोगों को मीज़ल्स की बीमारी हो गई थी, ये 2020 तक करेंगे। तो मीज़ल्स के लिए तो आपको पता है हमको वैक्सीनेशन ही यूज़ करनी पड़ेगी, और कोई हमारे पास और ऑप्शन नहीं है। फिर है एक्शन प्लान हैज़ बिन प्रिपेयर टू रिड्यूस IMR फ्रॉम, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर मेन यहाँ पे लिखा हुआ है हाँ, गवर्नमेंट विल ऑल्सो टेक नेसेसरी स्टेप्स टू फॉर स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड प्रैक्टिस इन इंडिया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इवेंचुअली यू नीड मोर डॉक्टर्स, यू नीड स्पेशलिस्ट, तो उसके लिए काफ़ी रिफॉर्म चाहिए हमारे जो एजुकेशन सेक्टर है, मेडिकल एजुकेशन सेक्टर और प्रैक्टिस में, ठीक है। सो दीज आर ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द आर्टिकल। और ये हमारी वीडियो का अंत है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा, और मेक श्योर टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। और मैं आपके लिए ये वीडियो इंग्लिश में भी लेके आऊँगा बहुत जल्द, कल ही या शायद आज ही अपलोड हो जाएगी ये। और नेक्स्ट मंथ की कुरुक्षेत्र मैगजीन के साथ मैं फिर मिलूँगा आपको। तब तक के लिए स्टडी हार्ड, वर्क हार्ड एंड गुड लक विद योर एंडेवर्स। गॉड ब्लेस यू ऑल।